चैप्टर 1 जो है यूनिट फर्स्ट का एक पार्ट है। ये जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, यूनिट 1, उसमें दो चैप्टर है। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे रिलेटेड। चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस से रिलेटेड है। तो चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया, उसका रिवीजन आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट यूनिट जो इलेक्ट्रोस्टेट्स है उसके दो पार्ट हैं। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो हम कल स्टार्ट करेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो फर्स्ट यूनिट के ये दो चैप्टर हैं, उनमें से चैप्टर 1 का रिवीजन आज स्टार्ट करते हैं। ओके, चैप्टर 1। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले टॉपिक जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं चार्ज। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है गाइस? इलेक्ट्रिक चार्ज इज intrinsic property of matter due to which charged bodies exerts applies electric force on each other. तो इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर्स की बॉडीज की इंटरनल प्रॉपर्टी है, और बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी चार्ज्ड बॉडीज applies electric force on each other, electric force on each other। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो हम सभी को पता है क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट कूलॉम, कूलॉम, जिसको हम C से भी डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट कूलॉम है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिवर्स में दो ही पार्टिकल्स पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। वैल्यू लर्न करनी होती है हमें। प्रोटॉन पर एक और पार्टिकल है जिस पर चार्ज होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर चार्ज की वैल्यू +1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। तो एटम में जो 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में, न्यूक्लियस के अबाउट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स जो हमें बताते हैं। ओके, इसके बाद प्रॉपर्टीज की बात आती है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में 3 प्रॉपर्टीज आप डिस्कस करते हैं। पहला एडिटिविटी। एडिटिविटी प्रॉपर्टी बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। इसका एक तरह से स्टेटमेंट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी, द टोटल चार्ज और नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज व्हाट? एल्जेब्रिक सम। अगर इस सिस्टम में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, तो नेट चार्ज क्या होगा? जस्ट एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम। अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव पुट किया जाएगा, अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो उसको विद साइन नेगेटिव पुट किया जाएगा। तो नेट चार्ज क्या होता है? एल्जेब्रिक सम, है ना। तो जो एडिटिविटी प्रॉपर्टी है, सीधी सी बात, इलेक्ट्रिक चार्ज की ये जो प्रॉपर्टी है उसमें हम क्या स्टेटमेंट एक तरह से स्टेट करते हैं, हम स्टेट करते हैं दी टोटल चार्ज और दी नेट चार्ज ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस is what? Algebraic sum of the individual point charges, Q1 plus Q2 plus Q3 and so on। सिस्टम में जितने भी चार्ज हो, algebraic sum। एक प्रॉपर्टी नाम याद रखना है आपको, एडिटिविटी प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें हम क्या कहते हैं? अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इस बार हम सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कैसे? आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आ सकता, अंदर का कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकता, तब सिस्टम को हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, अगर सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है, टोटल चार्ज होता है, वो कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। दैट्स इट। द टोटल चार्ज, है ना, द नेट चार्ज और द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम always remains same, always remains same, constant। उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one body to another body। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो बात हमने की।
इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई सिस्टम में यूनिट कूलम्ब है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसमें एडिटिविटी सिंपल प्रॉपर्टी है, कंजर्वेशन। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको हम आईएमपी कहते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम क्या कहते हैं कि बड़े लेट तक बच्चे आ रहे हैं, अब कौन है, वेलकम। ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हम कहते हैं अगर किसी बॉडी पर कुछ चार्ज है, किसी बॉडी पर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, म्यूटेड नहीं है क्या कोई विक्की, तो अगर किसी बॉडी पर कुछ चार्ज है Q, तो वो Q चार्ज क्या होता है। हम एक बात कहते हैं फर्स्ट चैप्टर में कि किसी भी बॉडी पर चार्ज कब अपीयर होता है, कब आता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना जरूरी है। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो बॉडी पर नेट चार्ज नेगेटिव हो जाता है ना। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर उसके अंदर प्रोटॉन्स के नंबर के इक्वल है तो बॉडी पर नेट चार्ज 0 होता है, क्योंकि जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, नेट चार्ज 0 होता है। ओके, तो विदाउट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो नहीं सकती। तो अगर किसी बॉडी पर नेट चार्ज है तो वो नेट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के मैग्नीट्यूड का इंटीग्रल मल्टीपल, यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, इंटीजर ही होती है। एक और बात, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड है ये, इसलिए ये क्या है, Q चार्ज का मैग्नीट्यूड है। अब क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपको कह दे बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है तो ऑब्वियसली आप यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है। दूसरी बात, क्वेश्चन में गिवन हो कि बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, गेन किया है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। फॉर्मूला है Q इक्वल टू NE, एन इंटीजर है, E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये -19 हमें बताता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू बहुत 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 कम होती है, बहुत कम होती है। ओके, तो ये सिंपल डिस्कशन हम चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग में देख रहे हैं। बहुत अच्छे टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो गई, इसकी डेफिनेशन हमें याद है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में एडिटिविटी, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन, ये 3 प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में है जो आपको, है ना, लर्न करनी होगी। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की इन बातों के बाद और कुछ टॉपिक आपको बताते हैं, लाइक चार्ज को डिटेक्ट करने की एक डिवाइस होती है, कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ह्यूमन बींग्स, मतलब हम लोग हमारी आईज से देख नहीं सकते, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिटेक्ट कैसे करें। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिसका यूज क्या है, जिसका यूज है टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी बॉडी, टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी बॉडी। किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए इस डिवाइस को यूज लेते हैं, गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप को यूज लेते हैं। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल्स टू ईच अदर। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, like charge are repels to each other, like charge are always repels to each other, always repel करते हैं like charge। इसका डायग्राम हम देखें तो एक
बॉक्स में मेटल की रॉड को इस तरह से इंसर्ट किया जाता है कि उसका कुछ पोर्शन बाहर रहता है और मोस्ट ऑफ पोर्शन अंदर रहता है। किसी बॉक्स में किसी मेटल की रॉड को इस तरह से इंसर्ट किया जाता है, यहाँ पर एक होल करके, यहाँ पर ये पूरा सीलिंग वाली फेस है। इस मेटल की रॉड को, ये मेटल की एक रॉड है, इस मेटल की रॉड को इस तरह से इंसर्ट किया जाता है कि इसका मोस्ट ऑफ पार्ट अंदर रहता है और कुछ पार्ट बाहर रहता है। बाहर वाले इस पार्ट पर मेटल की एक रॉड या मेटल की एक नॉब कहें इसको, मेटेलिक नॉब, ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की मेटेलिक नॉब यहाँ अप्लाई कर देते हैं। लोवेस्ट एंड पर उन गोल्ड लीव्स को अटैच कर देते हैं। दो गोल्ड लीव्स होते हैं, पतली गोल्ड की फॉइल्स होती है, जिनको वी शेप में यहाँ अटैच कर देते हैं। ये बन गया आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अगर किसी बॉडी पर चार्ज को डिटेक्ट करना है तो उस बॉडी को इस मेटल की नॉब के कांटेक्ट में लाते हैं। कुछ केसेस में तो कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, तब भी हमें चार्ज का पता लग जाता है। कैसे, वो भी आज बताएं। कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आज हम इस रिवीजन क्लास में आपको बताने वाले हैं। तो अगर बॉडी पर चार्ज है ना, जैसे रॉड है, इस पर अगर चार्ज हुआ तो चार्ज मेटेलिक नॉब से होता हुआ, मेटल की रॉड से होता हुआ कुछ यहाँ तक पहुंच जाता है। और अगर आप मेटल की नॉब के बॉडी को कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, तब भी गोल्ड लीव्स रिपेल करने लग जाते हैं। व्हाई, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रिक इंडक्शन एक फिनोमेना होता है, तो एक टॉपिक के साथ दूसरा टॉपिक भी मैं समझाने वाला हूँ। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक टॉपिक है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन एक दूसरा टॉपिक है, उसको भी मैं यहाँ पर पैरेलल बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक इंडक्शन, तो ये इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या है, इस इलेक्ट्रिक इंडक्शन को भी समझते हैं। अगर किसी न्यूट्रल बॉडी है ना, अगर किसी न्यूट्रल बॉडी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट में है, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है और उस न्यूट्रल बॉडी के पास में किसी चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं, तो न्यूट्रल बॉडी का नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज टेम्परेरीली सेपरेट हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंडक्शन। ये भी एक फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ द सेपरेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ न्यूट्रल बॉडी when a charged body placed near to it, when a charged body placed near to it। अब यहाँ पर ये मेटल की नॉब, मेटल की रॉड, गोल्ड लीफ, सब कुछ न्यूट्रल है। मेटल की नॉब, मेटल की रॉड और मेटल की ये गोल्ड लीफ, गोल्ड भी मेटल ही होता है, सब कुछ न्यूट्रल है। और मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जब ये चार्ज बॉडी इस मेटेलिक नॉब के पास आएगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंडक्शन होगा। इलेक्ट्रिक इंडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन में लाइक चार्ज दूर चला जाता है, लाइक चार्ज दूर चला जाता है और अनलाइक चार्ज कहाँ आ जाता है, नियर। तो इस मेटेलिक नॉब में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अट्रैक्ट होकर ऊपर आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जब ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, उतना ही पॉजिटिव अपीयर होगा। और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, हम अच्छे से जानते हैं, रिपेल करेगा, रिपल्शन होगा, रिपेल करेगा। और जब वो रिपेल करेगा तो गोल्ड लीव्स, गोल्ड फॉइल्स जो वी शेप में है, उनके बीच का एंगल पहले से ज्यादा हो जाएगा। और एंगल जब ज्यादा होगा तो हमें दिख जाएगा, क्योंकि हमें चार्ज हमारी आईज से नहीं दिखता, ये चार्ज हम नहीं देख पाते, बट गोल्ड लीव्स को, गोल्ड फॉइल्स को हम देख लेते हैं। तो अगर आप किसी बॉडी पर चार्ज को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उस बॉडी को आप मेटल की नॉब के कांटेक्ट में लाएं या नहीं भी लाएं, बहुत पास भी ले जाएं। अगर बॉडी पर चार्ज है तो बहुत मेटल की नॉब के बहुत पास लाने पर आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि गोल्ड लीव्स एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं, उनके बीच का एंगल इंक्रीज हो रहा है। तो कांटेक्ट में लाने से भी और कांटेक्ट में नहीं लाने से भी चार्ज का डिटेक्शन हो जाता है, बहुत पास लाना पड़ता है, दैट्स इट। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, इट इज अ डिवाइस which used to detect electric charge on any body। Principle, like charge always, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, like charge always repels to each other। ये इसका डायग्राम है। इसमें 4 डिवाइसेस आप देख सकते हैं, मेटेलिक नॉब, मेटेलिक रॉड, गोल्ड लीव्स, अ बॉक्स है ना। इसमें एक जो फ्रंट फेस होता है, उस फ्रंट फेस को तो ट्रांसपेरेंट बनाते हैं,
रिमेनिंग 5 फेसेस को ओपेक मटेरियल का रखा जाता है, ओपेक, और एयर टाइट रखा जाता है इस बॉक्स को, ताकि ये जो गोल्ड फॉइल्स होते हैं, थिन फॉइल्स, उस पर एयर का कोई इफेक्ट नहीं हो। दैट्स इट। ओके, तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में। इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक इंडक्शन, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये सब। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसी चैप्टर में आगे, वो क्या है? वो है कूलॉम लॉ। सर यस, कोई कुछ कह रहा है? सर अगर अपनी बॉडी कंडक्टर होती तो इंडक्शन करते वक्त रॉड का चार्ज अपनी बॉडी में क्यों नहीं चला जाता? हाँ, अच्छा, रॉड की बात कर रहे हो आप? यस अब सर। रॉड कौन सी है उसका डिपेंड करता है ना। अगर रॉड प्लास्टिक की है तो जहां से आपने पकड़ा है बस वहां पर जो चार्ज होगा वो आपकी बॉडी से ऑब्वियसली ग्राउंड में चला जाएगा, है ना। अगर रॉड प्लास्टिक की है तो रिमेनिंग पोर्शन पर तो चार्ज रहेगा, और रॉड अगर मेटल की है तो मेटल की रॉड पर कोई चार्ज बचेगा नहीं। अगर आप बिल्कुल फ्री हैंड से उसको पकड़ लिया और आप पूरे के पूरे ग्राउंड के कांटेक्ट में हैं, आपने कोई, है ना, इंसुलेटेड मटेरियल की स्लीपर या शूज नहीं पहन रखा है, तो ऑब्वियसली सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, नो डाउट, सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। और हम जो कहते हैं ना कि बॉडी को, जिस पर चार्ज का पता लगाना है, इस बॉडी को हम मेटल की नॉब के पास लाए या कांटेक्ट में लाए, तो हम इस बॉडी को डायरेक्ट हाथ से पकड़कर नहीं लाते हैं, है ना, इसको इंसुलेटेड मटेरियल से पकड़कर ही नॉब के पास लाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी तो ऑब्वियसली कंडक्टर है ना। तो बिल्कुल सही पूछा आपने। तो ओके, तो एक नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कूलॉम लॉ, और किसी को भी कोई डाउट हो तो इस तरह से आप बिल्कुल प्लीज आप अपने डाउट जरूर पूछें। ओके, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में कूलॉम ने हमें बताया क्या? सबसे बेसिक बात आपको बिल्कुल अच्छे से पक्के से पता होनी चाहिए, कूलॉम ने बताया क्या था, कूलॉम ने अपने लॉ में रिलीज क्या किया था, क्या इंफॉर्मेशन हमें देना चाहता है वो। तो चार्जेस एक दूसरे पर, है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस म्यूचुअली एक दूसरे पर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स, फोर्स, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कूलॉम ने अपना लॉ रिलीज किया। कूलॉम ने लॉ जो रिलीज किया वो क्या है? अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 point charges in vacuum is proportional to product of magnitude of the 2 point charges, product of magnitude no nature है ना, product of magnitude of the 2 point charges, second thing is inversely proportional to the square of distance between them। इन दो कंक्लूजन्स तक पहुंचने के बाद कूलॉम ने अपना लॉ रिलीज किया, और कूलॉम लॉ को यूज लेकर हम एक फॉर्मूला फॉर्मुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट को कंबाइन करके, मे बी काफी बच्चों ने उसको अच्छे से लर्न कर लिया होगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट को जैसे ही कंबाइन करते हैं आपको ये एक्सप्रेशन दिखाई देता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को रिमूव करने के लिए k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एक्सपेरिमेंट्स, है ना, हमें क्या बताते हैं? इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए है 9 × 10⁹। आपको चैप्टर में आगे मैंने इस k का एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला है k का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हियर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड, कुछ आइडिया? Here epsilon naught is called electric परमिटिविटी कांस्टेंट। electric permittivity of free space। its value is, epsilon naught की एक वैल्यू है 8.854, न्यूमेरिकल में हम काफी यूज ले रहे थे इसको, 8.854 into 10⁻12, है ना। बिकॉज फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, चार्ज की यूनिट कूलॉम होती है, 2 बार है, आर डिस्टेंस है, इसकी यूनिट मीटर होती है, उसका स्क्वायर है, तो जो के है इसकी यूनिट होती है न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर, के की यूनिट।
के को और एप्सिलॉन नॉट को देखें तो ये 1 अपॉन में जा रहा है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, के इक्वल टू 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाती है मीटर स्क्वायर अपॉन सॉरी कूलम स्क्वायर, ठीक है ना, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट्स हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू ये है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस नहीं हो, वैक्यूम नहीं हो, तो यहाँ इस फॉर्मूले में k की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। हियर एप्सिलॉन इज व्हाट, तो एप्सिलॉन सिंबल अगर कहीं दिख जाए तो ये भी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ही है, बट फॉर ऑफ 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 मीडियम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के लिए सिंबल लेते हैं एप्सिलॉन, और वैक्यूम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के लिए सिंबल है एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको पहले भी कहा था, एक बात आगे बताएंगे आपको, अगर मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मीडियम मतलब लाइक ग्लास, लाइक वाटर, लाइक, है ना, आयरन, लाइक वुड, लाइक प्लास्टिक, एयर, तो ये जो मीडियम है, मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी अपॉन फ्री स्पेस की वैक्यूम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इनका रेशो होता है एप्सिलॉन आर। इस एप्सिलॉन आर को कहते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अगर आप कुछ पेन पेपर लेकर नोट्स लेकर बैठे हैं तो कॉपी के टॉप पर आप लिख सकते हैं, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर क्या होती है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ अच्छे क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीजें बहुत काम आती है। आपके 12th एनसीईआरटी की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट से हमारा काम हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट से आपने सारे न्यूमेरिकल किए, एप्सिलॉन नॉट से काम हो गया। तो यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मींस वैक्यूम। इनका रेशो एक यूनिट लेस कांस्टेंट होता है, यूनिट लेस का रीजन दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, तो इनका रेशो यूनिटलेस होना ही है। उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका एक और नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। तो एक नई इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम बात कर रहे थे किसकी, कूलॉम लॉ की। कूलॉम ने क्या बताया, अबाउट फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस व्हिच प्लेस्ड इन वैक्यूम। सबसे पहले 2 पॉइंट चार्जेस व्हिच प्लेस्ड इन वैक्यूम। फर्स्ट पॉइंट, the magnitude of force is always proportional to the product of magnitude of the 2 point charges and inversely proportional to the square of distance between them। combine किया, है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, फॉर्मूला कंप्लीट। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हम कूलॉम लॉ के इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना चाहें, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर को यूज लेकर। तो ये ब्रैकेट में तो पूरा मैग्नीट्यूड है फोर्स का, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है, अलोंग फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में। और फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है, always along the line joining to the 2 point charges, always along the line joining to the 2 point charges। आपको यहाँ 4 एरोज दिख रहे हैं ना, ये जो 2 एरो हैं ये है रिपल्शन फोर्स के लिए। अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, तब ये एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, इस केस में ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो कोई सा भी केस हो, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू द 2 पॉइंट चार्जेस, है ना। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम देखते हैं, गिवन होता है चार्ज के नेचर कैसे हैं तो नेचर को देखकर हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो कूलॉम लॉ में हम किसकी बात करते हैं, फोर्स की। कूलॉम लॉ के बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है, आपको बताया था टॉपिक हमने किया भी था, बट आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद एक टॉपिक आता है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा,
बट उसमें एक छोटी सी बात, बहुत सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। जब आपको काफी टाइम हो जाएगा 12th पढ़ते पढ़ते, तब आपको बात पता लगेगी कि हाँ बात छोटी सी ही थी। अगर कोई एक चार्ज है लेट Q0 और इसके आसपास बहुत सारे दूसरे चार्ज हैं, है ना, Q1, Q2, Q3, Qn, तो ये सभी चार्ज, ये इंडिविजुअल चार्ज इस चार्ज पर ऑब्वियसली फोर्स अप्लाई करेंगे। लेट फर्स्ट चार्ज जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो F1 है, दूसरा चार्ज जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो F2 है, तीसरा F3, nth चार्ज जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो है Fn। तो इस Q0 चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स, वो नेट फोर्स क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, दैट्स इट। तो कूलॉम लॉ के बाद हम इस एक टॉपिक की बात करते हैं, फोर्स due to system of charges, force between multiple charges, superposition principle. According to superposition principle, the net force on a point charge due to the system of point charges is algebraic sum, is vector sum of electric forces due to individual point charges. तो इलेक्ट्रिक फोर्स या कोई भी फोर्स हो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए वेक्टर सम, है ना। कूलॉम लॉ के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक पहुंचेंगे। तो चैप्टर 1 में चार्ज की बात की, है ना, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, देन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, देन कूलॉम लॉ, देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की अब हम बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के अबाउट एक ऐसा स्पेस होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के अबाउट एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज, है ना, कोई भी दूसरा चार्ज अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लेट यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है प्लस Q, और इस सोर्स चार्ज ने अपने सराउंडिंग में एक ऐसा फील्ड जनरेट किया, उसमें कोई भी दूसरा चार्ज आता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तब इस फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इस सोर्स चार्ज को मैं यहाँ से रिमूव कर दूं, हटा दूं, तो ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। अगर इसको मैं यहाँ से हटा दूं, तो इस चार्ज को हटाते ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके साथ ही चला जाएगा। जब चार्ज को आपने यहाँ से रिमूव करके बहुत 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 दूर पहुंचा दिया, बहुत दूर, तब हम देखते हैं ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, या बहुत नेग्लिजिबल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या बिल्कुल ही नहीं करता। अगर बिल्कुल नहीं करता है तो इसका मतलब हम कहेंगे यहाँ पर कोई फील्ड नहीं है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज की प्रेजेंस अगर है, चार्ज की प्रेजेंस अगर है तब फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना। तो चार्ज की प्रेजेंस चार्ज के अबाउट एक फील्ड जनरेट करती है, उस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब मैं आगे की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई, अब है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड बाय, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point is defined by electrostatic force on unit positive charge, electrostatic force on unit positive charge। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट्स इट। अब इसका फॉर्मूला फॉर्मुलेट करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम आप देखें, तो आप देखेंगे रिवीजन बहुत फास्ट होता है फिजिक्स में, कॉन्सेप्ट समझते हैं बहुत धीरे, बड़ा तसल्ली से, नोट्स आपने बना लिए, रिवीजन आपका फास्ट होता है। तो जो हम इतनी मेहनत करते हैं उसका फ्रूट, उसका फल मिलता है रिवीजन से, और रिवीजन से ही कॉन्फिडेंस आता है। सोर्स चार्ज है O पॉइंट पर प्लस Q, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P R डिस्टेंस पर, है ना। तो सोर्स चार्ज ने अपने सराउंडिंग में क्या जनरेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है,
इस P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E फाइंड आउट करनी है। उसको फाइंड करने के लिए रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर आप +1 कूलम्ब चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर ले, और उस +1 कूलम्ब चार्ज पर जो फोर्स होगा वो फोर्स ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फोर्स क्या होगा? फोर्स होता है कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ऊपर वाले डायग्राम में यहाँ पर Q1 क्या है? लेट Q1 है सोर्स चार्ज, ओके, K Q। Q2 क्या है? तो लेट Q2 है दूसरा वाला चार्ज, +1 कूलम्ब चार्ज डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस फोर्स इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो F के प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हैं? E। और यहाँ से क्या दिख रहा है आपको? KQ अपॉन R स्क्वायर। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट सम डिस्टेंस R। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द स्पेस around a charge in which any other charge experiences electric force. Electric field intensity क्या है? Electrostatic force on unit positive charge. फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। जिस तरह से फोर्स स्केलर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है ना? अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा? इनवर्ड। हमें पता है नेगेटिव चार्ज +1 कूलम्ब चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए की डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, बिकॉज सोर्स चार्ज पॉजिटिव होने पर +1 कूलम्ब चार्ज रिपेल होकर दूर जाएगा। तो जो फोर्स होगा वही E होगा, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही E की डायरेक्शन होगी। ओके, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, इसी से एडजॉइंट, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो इसको भी हम इंपॉर्टेंट नहीं कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस क्या होता है? वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस। अगर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं तो उन पूरे सिस्टम से किसी एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो इस थ्योरेटिकल टॉपिक का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इसका जब हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं तो वो एप्लीकेशंस हमारे लिए यूजफुल हैं, उसी से हमें बात पता चलती है। जैसे एक टॉपिक आता है, इसमें एप्लीकेशन है उसके, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप में से कोई बता सकता है फटाफट, विदाउट इधर उधर देखे, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एनीवन, एनीवन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? बहुत सिंपल है, आप में से कोई बताना चाहे तो अभी किसी का मन नहीं है शायद। सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। यस, बड़ी शॉर्टकट में कोई बोला, वापस बोल सकता है क्या कह रहे हैं? हाँ, सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। थोड़ा ज्यादा शॉर्टकट लग रहा है, मुझे अच्छे से सुनाई भी नहीं दिया ना। तो हम क्या कहते हैं? द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस, द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस which separated by a certain distance, small distance। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें ओनली फिक्स है दो पॉइंट चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर ऑपोजिट हो। द सिस्टम ऑफ टू इक्वल, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट in nature, the system of two equal and opposite point charges which separated by a certain distance is called electric dipole। एग्जाम्पल में हम, आपको याद है एग्जाम्पल में सबसे पहले यही बताया था NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड का जो एक मॉलिक्यूल है NaCl, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है। रीजन, Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ शिफ्टेड होता है, तो Na पर आ जाता है प्लस और Cl पर आ जाता है माइनस। जितना Na पर प्लस है, +1.6 × 10⁻⁻19 गुना,
उतना ही Cl पर माइनस है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एग्जाम्पल से बात क्लियर होती है कि ये एक एग्जाम्पल है इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का, क्योंकि इस एंड पर जितना पॉजिटिव है उस एंड पर उतना ही नेगेटिव है, और किसी भी मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सर्टेन होती है, फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, which separated by certain distance। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल से एडजॉइंट कुछ इंफॉर्मेशन आपको बता दूं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। और दोनों पॉइंट चार्जेस के बिल्कुल मिड पॉइंट को, दोनों पॉइंट चार्जेस को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट, उसका जो मिड पॉइंट है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, सेंटर ऑफ द डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से पास होने वाली ये वाली लाइन, वर्टिकल लाइन, जो एक्सियल लाइन के कैसी है? परपेंडिकुलर, इसको क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन। दिस इज सेंटर ऑफ द डाइपोल, ए से बी तक ये है लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये छोटी छोटी टर्म्स हमें ध्यान रखनी है, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, सेंटर, लेंथ ऑफ द डाइपोल। ये सब बातें जब आप पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड, तब एक और फिजिकल क्वांटिटी बताई जाती है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, स्मॉल p, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के, है ना, दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इन कूलॉम इनटू मीटर। और इसकी एक डायरेक्शन स्टैंडर्ड की हुई है, कन्वेंशन है, फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कुछ बातें मैंने आपको बताई। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन क्या होती है? द लाइन जॉइनिंग टू द टू पॉइंट चार्जेस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। The line passing through center of the dipole and perpendicular to the axial line is called equatorial line. The product of either charge, either positive or negative, the product of magnitude of either charge and length of the dipole is called its electric dipole moment. ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और इसकी डायरेक्शन कन्वेंशन है, याद करनी पड़ेगी, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यस गाइस, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने के बाद आप 3 बड़े टॉपिक कर सकते हैं, और उसके बाद गॉस लॉ, और गॉस लॉ के बाद फिर 3 बिग टॉपिक्स आप कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे ही स्टडी करते हैं, हम कौन से 2 टॉपिक कर सकते हैं? पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट। तो अभी देख लें, और आपको एक्सीलेंसी बहुत अच्छे से ये टॉपिक्स आ जाने चाहिए, इनमें बड़ा एक्सीलेंट हो जाना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस इज सेंटर ऑफ द डाइपोल O। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ आप याद रखें, आपको d नहीं लेकर 2a लेनी है, ये हमारी मर्जी है, d इक्वल टू 2a। तो हम क्यों लेते हैं 2a? क्योंकि हमें हमारे डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल की हाफ लेंथ को स्क्वायर करना होता है, तो 2a कंफर्टेबल रहता है, दैट्स इट, इसीलिए। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की ये जो एक्सियल लाइन है, इस एक्सियल लाइन पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंसीडर करते हैं, है ना। लेट दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। ऑब्जर्वेशन पॉइंट P से सेंटर O का डिस्टेंस है लेट R। ठीक है, R ज्यादा होता है, लार्ज लेंथ है। पॉजिटिव चार्ज जो कि A पॉइंट पर है, तो P पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज का रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होता है? R माइनस A। आपको देखकर ही पता लग रहा है, सेंटर है O, तो O से A तक का डिस्टेंस स्मॉल a, O से A तक का डिस्टेंस स्मॉल a, तो रिमेनिंग डिस्टेंस AP, R माइनस A। ओके, नेगेटिव चार्ज का P से डिस्टेंस आप R प्लस A कहेंगे, R प्लस A। ये स्मॉल a क्या है? O से B तक का डिस्टेंस। ठीक है, ओके, डायग्राम कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सिस्टम में 2 चार्ज है ना। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, KQ/R²। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वेयर R is what? Distance from observation point
टू इलेक्ट्रिक चार्ज और डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस होता है। अब इस सिस्टम में दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज। अब इंपॉर्टेंट बात है, पॉजिटिव चार्ज पी पॉइंट पर मान लो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। E1 का डायरेक्शन होगा A टू P। रीजन A पॉइंट पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज P पॉइंट पर अगर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम इट। ओके, अब इसकी बात कर लेते हैं। नेगेटिव चार्ज भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, चार्ज का काम ही है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज अगर P पॉइंट पर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो E2 का डायरेक्शन होगा ये क्यों? क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो जिस पॉइंट पर डायरेक्शन पता करना हो वहां पर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिमाग में इमेजिन कर लें, और पॉजिटिव चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो E2 है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, और E1 है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब P पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो से ज्यादा नहीं है, दो से कम भी नहीं है। हमारे सिस्टम में 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो P पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हैं जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 माइनस E2। माइनस इसलिए क्योंकि E1 का और E2 का डायरेक्शन अपोजिट है ना। इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हमें एक फॉर्मूला पता है, E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले को 2 टाइम यूज लें। आप में से कोई E1 का फॉर्मूला बताएं मुझे, E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। एनीवन, थोड़ा जल्दी फटाफट, खूब अच्छे टॉपिक और KQ अपॉन R स्क्वायर। आपको ये बोलना है, देखो डायग्राम देखो, KQ अपॉन AP स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज A पॉइंट पर है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, है ना। और डायग्राम में हमने AP को लिखा हुआ है क्या, R माइनस ए, है ना। तो ये पूछ रहा था, अभी और पूछूंगा आगे E2 के बारे में तो बताना आप। तो R माइनस ए होल स्क्वायर। E1 का डायरेक्शन क्या है, A टू P। इस तरह से आप एक इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। ये जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कौन जनरेट कर रहा है, माइनस क्यू। तो E2 का मैग्नीट्यूड, अब बताइए फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मैंने ये बताया KQ अपॉन BP स्क्वायर। BP, ठीक है ना, सही बात है BP, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट P से B का डिस्टेंस। KQ, यहाँ पर कभी पॉजिटिव नेगेटिव अप्लाई नहीं करते हैं। दिस इज मैग्नीट्यूड, यहाँ पर भी चार्ज का क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए R प्लस ए होल स्क्वायर लिख दूं मैं, क्योंकि BP स्क्वायर बोल रहे हैं, BP की वैल्यू क्या है, ये आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में हमारा रिकॉल सिस्टम बड़ा अच्छा रहे, तो ये बातें ध्यान रखनी है। इक्वेशन 2, ओके, हमें P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E इक्वल टू E1 माइनस E2। तो ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड करना है, जो हमारा एम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये हमारा एम है। तो हम E1 E2 की वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है ना। तो E1 की वैल्यू KQ अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर, E2 की वैल्यू KQ अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड करना है, KQ कॉमन, ब्रैकेट में 1 अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेकर आगे सॉल्व करते हैं। KQ बिग ब्रैकेट, एलसीएम इन दोनों डिनोमिनेटर को लेना पड़ेगा, R माइनस ए R प्लस ए होल स्क्वायर है दोनों का ही। इस 1 के प्लेस पर आप देख सकते हैं क्या होगा, R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस है, इस 1 के प्लेस पर R माइनस ए होल स्क्वायर। एलसीएम का काम भी हो गया। अब सॉल्यूशन करते हैं,
और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें फॉर्मुलेट करना है इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमें क्या पता है, पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्यू इंटू डी या फिर क्यू इंटू टू ए, जो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ हो इसको भी यूज लेंगे। के क्यू यहाँ पर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर माइनस ए का होल स्क्वायर हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। इसके बाहर नेगेटिव है उसको ध्यान रखें। अब क्या लिखेंगे, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, न्यूमरेटर का काम हो गया। डिनोमिनेटर में देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, बिकॉज होल स्क्वायर भी है तो मैं इसको लिखूंगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर नहीं होता तो मैं होल स्क्वायर अप्लाई नहीं करता। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो यहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2RA 4RA इक्वल टू के क्यू बिग ब्रैकेट 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। एक बात आपको बता दूं, और इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट बात है वो क्या, आपके एग्जाम में आता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लेंथ होती है 2a वो काफी स्मॉल हो r के कंपैरिजन। इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंप्लीट लेंथ शॉर्ट है तो हाफ लेंथ भी शॉर्ट ही होगी। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक शॉर्ट क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर नियरली इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। नेग्लेक्ट करते हैं किसके स्क्वायर के कंपैरिजन में, आर स्क्वायर के कंपैरिजन। लार्ज क्वांटिटी का स्क्वायर और लार्ज हो जाता है, तो लार्ज क्वांटिटी के स्क्वायर के कंपैरिजन में स्मॉल क्वांटिटी के स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर यही करना है, आर स्क्वायर लार्ज क्वांटिटी का स्क्वायर है, बहुत लार्ज होगा, ए स्क्वायर स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर है और स्मॉल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर को अगर हम नेग्लिजिबल कर दे आर स्क्वायर के कंपैरिजन में तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर टू दी पावर 4। एक बात, इस 4 को देखें, इस 4 को मैं ऐसा कह सकता हूँ 2 इंटू 2। अब देखिए सर्कल कर रहा हूँ Q2A Q2A Q2A। तो ये जो सर्कल मैंने 3 किए, इन तीनों के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, P। तो नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन बनेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा, वो क्या होगा, E इक्वल टू 2KP अपॉन R क्यूब। ये क्यूब क्यों आया, क्योंकि इस R से एक R कैंसिल होगा, है ना। यहाँ पर R टू दी पावर 4 की प्लेस पर R टू दी पावर 3 हो जाएगा, R कैंसिल। तो 2K और इन तीनों सर्कल की प्लेस पर P, 2KP अपॉन R क्यूब, 2KP अपॉन R क्यूब। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया इन मैग्नीट्यूड। इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की बात करें तो E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है E2 के मैग्नीट्यूड से। पॉजिटिव चार्ज का P पॉइंट पर इफेक्ट ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज का P पॉइंट पर इफेक्ट थोड़ा कम होगा। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही होगा, लार्जर जो है उसी की डायरेक्शन। और ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, P का डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ऑलवेज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो P का डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड में होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड में है। इसलिए इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में अप्लाई करने के लिए लेफ्ट राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इन पर एरो अप्लाई कर देते, ये हो गया वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो इस तरह से ये टॉपिक्स हमने किए। एक टॉपिक और करेंगे हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो इक्वेटोरियल लाइन है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो हमारा 70% चैप्टर इस तरह से कंप्लीट हम आज ही कर लेंगे रिवीजन में। यस स्टूडेंट, बाकी ऑडियो वीडियो सही चल रहा है आपके यहाँ पर सभी के? यस सर, सही चल रहा है ना, ओके। और एक और बात, आपको आप घर पर और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन करते हैं और एक्स्ट्रा कोई बुक आपने परचेज की है तो आप क्वेश्चन करें, कोई डाउट आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कहेंगे तो आपका क्वेश्चन हम हमारी क्लास में ही ले लेंगे। खूब टाइम है आपके पास, इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें
और उसका एडवांटेज आपको आगे खूब मिलेगा। फटाफट एक और टॉपिक देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखिए, चीजों को समझना एक बात होती है, अंडरस्टैंडिंग एक बात है। अब एग्जाम में डिलीवर करने के लिए आपको वो चीजें याद ही हो जानी चाहिए, तो रिवीजन इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है। हमें चीजें आती है, अभी मैं बताऊंगा तो आपको सब चीजें आगे से आगे आपको दिमाग में चलती रहेगी, बट वो रिकॉल कब होगी, जब आप खूब रिवीजन कर चुके होंगे, इसलिए इस चीजों का इंपॉर्टेंस मिलता है। पॉजिटिव चार्ज, तो ये वही इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना। इसकी लेंथ हम हमारे कंफर्ट के लिए 2a कंसीडर कर लेते हैं, d भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर यहाँ पर कहीं ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, O से P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है ना। तो पॉजिटिव चार्ज का P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, लेट E1 है ना, इस डायरेक्शन में ही होगा, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए। नेगेटिव चार्ज का P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, बिकॉज ये चार्ज नेगेटिव है। E2 E1 E2 कंसिडर कर लिया मैंने। आप देख सकते हैं O सेंटर है, तो O से A तक का डिस्टेंस स्मॉल a, O से B तक का डिस्टेंस स्मॉल a, हाफ डिस्टेंस। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है AOP। इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज लें तो आपको हाइपोटेनस ये मिलेगा। सिमिलरली B से P तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इन रूट। ओके, ये जो ABP है, ABP ट्राइंगल ABP, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्वल साइड्स है APBP। AP के सामने एंगल अगर थीटा है तो BP के सामने एंगल भी क्या होगा, उतना ही होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। और 9th क्लास में बच्चे पढ़ लेते हैं एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। दैट्स इट। डायग्राम कंप्लीट हमने बना लिया। अगर हम E1 के मैग्नीट्यूड की बात करें, E1 पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या होगा, KQ अपॉन AP स्क्वायर। इसी तरह से AP को देखें तो AP क्या है, और यहाँ AP का स्क्वायर है, तो आप सोच सकते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। डायरेक्शन A to P, डायरेक्शन A to P। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। अब जो नेगेटिव चार्ज है वो P पॉइंट पर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। हमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 चार्ज हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो P पॉइंट पर 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक E1 दूसरा E2, उनका वेक्टर सम हमारा आंसर होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इज KQ अपॉन BP स्क्वायर। BP की वैल्यू भी उतनी है, यहाँ पर भी हम मैग्नीट्यूड लिखें सेम। डायरेक्शन की बात करें तो वो हो जाती है P to B। दैट्स इट। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 ये है इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वेक्टर सम ऑफ दी बोथ, इन दोनों का वेक्टर सम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो एक फॉर्मूला हम यूज ले सकते हैं। ध्यान दें, अगर 2 फील्ड सेम लाइन पर हो तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती। सेम लाइन सेम डायरेक्शन अगर हो तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करते हैं, उनका ऐड करते हैं। लाइन सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करते हैं, सबट्रैक्शन से। तो ये तो इजी काम हो जाता है। अगर 2 वेक्टर एक लाइन पर हो तो या तो ये कंडीशन होगी या फिर ये कंडीशन होगी, बट अगर वेक्टर सेम लाइन पर नहीं हो तब इस फॉर्मूले को यूज ले सकते हैं, और लेते ही हैं। तो हम यहाँ हमारे डायग्राम को देखें तो E1 की जो डायरेक्शन है और E2 की जो डायरेक्शन है, उन दोनों डायरेक्शन के बीच में एंगल 2 थीटा है। तो फॉर्मूला होता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। हमारा थीटा 2 थीटा है, हमारा एंगल 2 थीटा है, कॉस थीटा के प्लेस पर 2 थीटा। ओके, बिकॉज इक्वेशन 1 और 2 से पता लग रहा है E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है,
तो इस फॉर्मूले में हमारा एम क्लियर होना चाहिए। 4-5 मार्क का जो क्वेश्चन आता है, पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। डायग्राम बनाकर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो जाए तो फटाफट आगे से आगे दिमाग दौड़ाएं। इस फॉर्मूले में जहां जहां E2 था मैंने E1 पुट कर दिया। रीजन बिकॉज E1 इज इक्वल टू E2 इन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर E1 टू E1 स्क्वायर, E1 इंटू E1 स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स में से E1 स्क्वायर या मैं कहूं 2E1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 2E1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। सही चल रहा है स्टूडेंट्स? इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सही चल रहा है? कॉमन ठीक है? Yes, sir. बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ आपको वही बात मैं कह रहा हूँ, रिवीजन से ही आपको है ना एक तरह से कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत बार तो इतना हम रिवीजन कर लेते हैं कि दिमाग में कोई टॉपिक सोचा, उसके स्टेप्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं। यहाँ पर अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज लेना है, बिकॉज 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका एक फॉर्मूला है क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा के प्लेस पर आपको फॉर्मूला, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, वहां से हम इसको देखते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर रूट हो रहा है 2E1 कॉस थीटा, 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर रूट, E1 का स्क्वायर रूट, E1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ना, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इस इक्वेशन 3 में हम वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 से E1 की, और राइट एंगल ट्राइंगल AOP से कॉस थीटा की। इस राइट एंगल ट्राइंगल AOP को देख लें, इन राइट एंगल ट्राइंगल AOP, कॉस थीटा इज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, तो कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से हमें कॉस थीटा मिल जाता है इस थर्ड इक्वेशन में पुट करने के लिए, और इक्वेशन 1 से E1 का मैग्नीट्यूड हमें दिख ही रहा है। दोनों को पुट करते हैं और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें मिलता है। और आपको तो पता है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब आएगा वो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ रिसीव होगा, हाफ। एक्सियल लाइन पर हमें रिसीव हुआ था E इक्वल टू 2kp अपॉन r क्यूब। फॉर्मूलाज अच्छे से याद हो जाए। इक्वेटोरियल लाइन पर इसका हाफ आएगा, देखते हैं कैसे। तो E इक्वल टू 2kq अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये है 2, E1 के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दी मैंने वहां, cos थीटा के प्लेस पर अब ये वैल्यू पुट करते हैं, a अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2qa, ये 2qa क्या हो जाएगा, जैसे इसको किया था ना मैंने p, तो q इंटू 2a होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट kp अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर 3/2, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 1, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर हाफ, 1 प्लस हाफ 3/2 है ना। वही बात r स्क्वायर को आपको नेग्लिजिबल करना है किसके कंपैरिजन में, a स्क्वायर को है ना। अगर a की वैल्यू स्मॉल है शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर और स्मॉल हो जाता है, बिकम्स मोर स्मॉल, नेग्लिजिबल। तो हम जैसे ही a स्क्वायर को नेग्लेक्ट करते हैं r स्क्वायर के कंपैरिजन में, हमें फाइनल रिजल्ट रिसीव होता है E इक्वल टू kp अपॉन r क्यूब, जो कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ है। E एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ है इक्वेटोरियल लाइन पर है ना, और डायरेक्शन अपोजिट होती है क्योंकि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आता है। ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिड से पास होता है अगर दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हो, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट P का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन, लेफ्ट साइड में, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E है राइट साइड में। इसलिए इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में पुट करने के लिए E का डायरेक्शन लेफ्ट है, E का डायरेक्शन राइट है, वेक्टर फॉर्म में पुट करने के लिए हमें एक नेगेटिव साइन को ध्यान रखना होता है। जैसे ही हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, मैग्नीट्यूड तो वही है, डायरेक्शन है अपोजिट, नेगेटिव साइन ये हमें इंफॉर्मेशन देता है।
तो आज यहाँ पर स्टॉप करें या और पढ़ेंगे? 6-3। सर इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब क्या होता है? हाँ वापस बोलिए, क्या कह रहे हो? इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब क्या होता है सर? इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब क्या होता है? जैसे कोई न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी है। अब अगर हम किसी चार्ज बॉडी को इसके पास लाते हैं तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो चार्ज एक्यूमुलेटेड है इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज, जब चार्ज एक दूसरे में इस तरह से मिक्सअप थे कि किसी भी इंडिविजुअल प्लेस पर नेट चार्ज 0 था, तो कोई इंड्यूस्ड चार्ज नहीं था। अब इस बॉडी ने, इस चार्ज बॉडी ने ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंडक्शन चार्ज को इंड्यूस कर दिया है। इस पोर्शन पर नेट नेगेटिव है, इस पोर्शन पर, बॉडी के इस पोर्शन पर नेट पॉजिटिव है, तो इस नेट नेगेटिव को इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। सिमिलरली इस नेट पॉजिटिव को भी क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज, इलेक्ट्रिक इंडक्शन से जो प्रोड्यूस हुए हैं टेम्परेरीली। दैट्स इट। ठीक है स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ पार्ट हमने फर्स्ट चैप्टर का रिवाइज किया है, मेन थ्योरेटिकल टॉपिक्स। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसके करवाऊंगा जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, और अच्छे क्वेश्चन, थोड़े अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन, है ना। तो आज की क्लास को चलिए इसके साथ स्टॉप करते हैं। एक और हम ऐसी क्लास लेंगे टेस्ट से पहले, है ना, एक्स्ट्रा क्लास, उसमें हम रिमेनिंग टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो 2 क्लासेस में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा, एक टॉपिक्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू Thank you, sir. ओके।